हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने चैनल सिलेक्शन फीवर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हाल ही में टीसीएस द्वारा कराए गए विभिन्न एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चंस भर भर के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में ही पढ़ेंगे और टॉप 50 क्वेश्चंस अगला जो होगा वो नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, कहने के को तो सिर्फ ये 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ये क्वेश्चंस कम से कम 250-300 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। और हर एक क्वेश्चंस के मैं हर एक ऑप्शंस को डिस्क्राइब करूँगा, तो दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? फिर से पढ़ते हैं। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के काल में। चलिए, ये तो हो गया। अब ये जान लेते हैं आखिर ये जो उच्च न्यायालय जो अस्तित्व में आया था, ये आया कब था? तो ये आया था सन 1862 ईस्वी में। और ये जान लेते हैं भारत में जो पहला उच्च न्यायालय बना था, ये भी कब बना था? ये भी बना था सन 1862 में ही। और बनने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन था? तो बनने वाला जो पहला उच्च न्यायालय था वो था कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, अब अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड मैकाले है। तो लॉर्ड मैकाले के बारे में बताना चाहूँगा कि सन 1834 में इन्होंने भारत में शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजी। क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो था भारत के पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत में जो भी पुरानी परंपरा से शिक्षा पद्धति चलती आ रही है उसका सपोर्ट करे। ये हमेशा से चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी हो। और इसी के समय से, कब से? 1834 ईस्वी से ही भारत में जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी कर दिया गया था। तो हो गया। अब अगला ऑप्शन आता है लॉर्ड बेटिंग तो कुछ होता नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत में इन्होंने ही सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया था। वो भी किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और कब किया गया था? तो वो था 1829 ईस्वी को। तो क्वेश्चन से आता है कि भारत में सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1829 में। और किसके सहयोग से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू शासक विख्यात है? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। चलिए, समुद्रगुप्त हो गया। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एक क्वेश्चन फेमस है कि किस शासक को भारतीय सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो वो कौन है? समुद्रगुप्त के बारे में। और इसमें ऑप्शन है, पहला है चंद्रगुप्त। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश का संस्थापक थे। तो क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य वंश का स्थापना कब किया गया था? तो 322 ईसा पूर्व में। अगला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जो कि बहुत ही योग्य शासक था। और इसी के समय में ही सबसे पहले घोड़े के हुलिया बदलने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। बाजार नियंत्रण की पद्धति इसी के समय में शुरुआत किया गया था। और सबसे पहले अस्थाई सेना रखने का भी जो सिस्टम था अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में आया था। बस ये तो इस ऑप्शन से हो गया। हाँ, और ये इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि किस शासक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो वो शासक है अलाउद्दीन खिलजी ही। अलाउद्दीन खिलजी ही मतलब एक तरीक़ा से ये बहुत दानी भी था। किसी को
जितना मन हो उतना दान उन कर देता था। तो इसको दान करने के कारण ही इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। अच्छा, ये क्वेश्चन तो गया। अब ये क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? वो था गोपाल कृष्ण गोखले। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। एमजी का फुल फॉर्म होता है महादेव गोविंद रानाडे। और इसमें पहला ऑप्शन है कि भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है और इसे संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बारे में एक और भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये जो था प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये प्रारूप समिति क्या था? ये वही था, कुछ ज़्यादा नहीं था। प्रारूप समिति मतलब हमारे संविधान का प्रारूप क्या होना चाहिए। जैसे हम कोई घर में नियम कानून कुछ भी बनाते हैं तो बनाते हैं ना, घर का कानून इस तरीक़ा से होना चाहिए, इसको इस टाइम में बाहर निकलेगा, क्या क्या करना चाहिए, हर एक सिस्टम से होता है। तो वही इनको बनाया गया था कि हमारे संविधान जो बन रहा है इतने बड़े लेवल पे, तो इसका प्रारूप क्या होना चाहिए। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? भीमराव अंबेडकर। अगला ऑप्शन है कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में और एक दो क्वेश्चन फेमस है। इसका एक क्वेश्चन आता है, द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या है? द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। और एक क्वेश्चन और आता है, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे। और ये भी था, ब्रिटिश असेंबली में चुने जाने वाले पहले नेता कौन थे? ब्रिटिश असेंबली में चुने जाने वाले पहले नेता ये भी दादा भाई नौरोजी ही थे। अगला ऑप्शन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक फेमस क्वेश्चन आता है कि जो भी देसी रियासत था उसको एकीकरण कराने का जिम्मा किससे सौंपा गया था? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। अगला ऑप्शन है इसमें आनंद मठ। अब आनंद मठ से भी एक दो क्वेश्चन फेमस है। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है, सबसे पहली बात हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और ये क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम किस साहित्य से लिया गया है? तो वो लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ क्या है? एक नॉवल है, यानी साहित्य है। और इसी साहित्य से हमारे देश का जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। और इस आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? सिंपल सी बात है, ज्ञान है। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। और ये वेद कितने प्रकार का होता है? टोटल 4 प्रकार का। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे नया वाला वेद कौन सा है, यानी लेटेस्ट वाला? तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। और सबसे पुराना वेद हो जाएगा अथर्ववेद। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि जादू टोना के बारे में किस वेद में बताया गया है? जादू टोना के बारे में वो अथर्ववेद में ही बताया गया है। और एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि संगीत किस वेद से संबंधित है? तो वो है सामवेद से। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये किए थे अकबर ने। किसने? अकबर ने। अच्छा, अब मनसबदारी तो समझ गए।
अब ये भी जानना चाहिए कि आखिर मनसबदारी का मतलब क्या होता है। तो मनसबदारी का मतलब होता है, सीधा ये समझ लीजिए आप, एक रैंक। जो भी हमारी सेना में जैसे अधिकारी होते हैं तो उसका एक रैंक होता है। कोई जनरल होता है, कोई आईएएस होता है, कोई आईपीएस होता है, कोई कर्नल होता है, उसका रैंक होता है। तो रैंक के हिसाब से ही उनका एक मतलब ड्यूटी होता है। तो वही अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी प्रथा। मतलब इसके शासनकाल में जो भी अधिकारी थे सबको एक रैंक के तहत डाल दिया था। इस रैंक का अधिकारी ये काम होगा, इस रैंक के अधिकारी का ये काम होगा, इस रैंक के अधिकारी का ये काम होगा। तो यही था, ये मनसबदारी प्रथा क्या थी, एक रैंक के हिसाब से जो भी सिस्टम चल रहा था वो रैंक के अनुसार। एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि सबसे बड़ा जो मनसबदार कौन था, सबसे बड़ा मनसबदार कौन था, तो वो था राजा मानसिंह। कौन थे? राजा मानसिंह। यानी राजा मानसिंह क्या हुए, यानी सबसे जो अधिक हाई पावर का रैंकफुल आदमी था वो कौन थे? राजा मानसिंह ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक ऑप्शन है, अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक से फेमस क्या है? एक कलिंग युद्ध था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कलिंग की राजधानी तोसली पर हुआ था। कहाँ पे? तोसली पे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। और अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 को। कब किया था? 1564 को अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अच्छा, ये जान लेते हैं आप जजिया कर होता क्या है। जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला एक टैक्स था। गैर मुस्लिम मतलब क्या? मुस्लिम को छोड़ के अदर सभी कास्ट से टैक्स लिया जाता था। जैसे हिंदू हो गया, सिख, ईसाई, यानी जो भी थे धर्म के संबंधित जो भी व्यक्ति थे सबसे टैक्स लिया जाता था, उसी को कहा गया जजिया कर। तो अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। तो कब किया था? 1564 में। और अकबर द्वारा दो चार काम किया गया था। अकबर ने हरमदल मुक्ति किया था। हरमदल से मुक्ति ये 1562 में किया था। और अकबर ने किया था तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त किया था। और 1564 में क्या किया था कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और अकबर ने क्या किया था? अकबर ने 1582 ईस्वी में, कब? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को स्टार्ट किया था। कब किया था? 1582 में दीन ए इलाही धर्म को स्टार्ट किया था। किसने? अकबर ने। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो वो था अकबर ने। अब अगला ऑप्शन आ जाता है इसका शाहजहाँ। शाहजहाँ क्या था? शाहजहाँ को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। मतलब शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी चीज़ का निर्माण हुआ। जैसे ताजमहल हो गया, इस तरीक़ा से बहुत सारे ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण हुआ, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हुए। तो इसलिए इसको स्थापत्य कला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था? तो किसके शासनकाल में 1 रुपये के सिक्के टकसालित किया गया था? टकसालित मतलब वही सांचा गया था, उसको निर्माण किया गया था। तो वो था कौन? वो था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही 1 रुपये का सिक्का को टकसालित किया गया था। अच्छा, शेरशाह सूरी के बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। शेरशाह सूरी एक अफ़गानी शासक था। कौन था? अफ़गानी शासक था। और शेरशाह सूरी के बीच किसका युद्ध हुआ था? हुमायूं का। किसका हुआ था? हुमायूं का। और वो कब हुआ था? सबसे पहले 1539 में। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। किसका? चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो देखिए, चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, इसमें हुमायूं और क्या था क्वेश्चन? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। क्या किया था? बुरी तरह से पराजित कर दिया था। फिर एक साल बाद यानी 1540 में
1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें फिर से हुमायूं ने इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया। लेकिन वो कहता है ना, जब शेर बूढ़ा होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हुआ भी ये, ठीक 15 साल बाद, कितने साल बाद, 15 साल बाद हुमायूं ने, यानी 1555 ईस्वी को हुमायूं ने शेरशाह सूरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। कितने साल बाद, 15 साल बाद, यानी 1555 ईस्वी को शेरशाह सूरी को किसने पराजित कर दिया, हुमायूं ने। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये तो हो गया। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर, तो वो कौन था, वो था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। पहला ऑप्शन है इसमें कि अकबर। अब अकबर के बारे में बता ही दिए हैं, इन्होंने क्या मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था, 1562 में हरमदल से मुक्ति किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, 1582 में दीन इलाही धर्म को स्टार्ट किया था। अब अगला ऑप्शन आ जाता है इसमें जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में एक और क्वेश्चन है, इसको न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए, न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब ये अपने समय में राजा थे तो इसके जो भी दरवाज़ा होता था, मेन गेट, उस पर एक बहुत बड़ा जंजीर लगा हुआ था, तो इसलिए इसको न्याय का जंजीर के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है, इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो हेरोडोटस इतिहास के जनक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें भूगोल का जनक। अब तो भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को। किसको, इरेटोस्थेनीज को। इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को कहा ही जाता है। अब अगला ऑप्शन आ गया अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक दो प्रकार से होता है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के हम बात करें अर्थशास्त्र का जनक, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको, एडम स्मिथ को। इसी का आंसर कौटिल्य भी हो जाएगा जब राजनीतिक के बारे में बात किया जाए। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। और जब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो अर्थशास्त्र का जनक कौन हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, तो कौन था, अशोक के बारे में, महाराजा अशोक। तो महाराजा अशोक का नाम क्या था, देवानाम प्रिय नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो वही 261 ईस्वी में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपना, इसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपने टोटल जो भी युद्ध था उसको त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो वो था तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पर है, तो ये भी पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। और तक्षशिला का जो है संस्थापक कौन था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये भरत के नाम पर था। कौन, भरत के नाम पर था। और इन्होंने ही इसका स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। आइए क्वेश्चन वही, अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो यहाँ पे एडम स्मिथ के बारे में तो दिया ही नहीं है, तो कौन हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। यानी कहने का मतलब है कि किसने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। और ये इसने कब पढ़ा था, सन 1837 ईस्वी में। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया, तो वो था शुंग। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया। और ये शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था।
अच्छा, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसको हरा के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था, उसका नाम क्या था? बृहद्रथ। तो क्वेश्चन आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसी बृहद्रथ को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना किया था? तो शुंग वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो वो था कनिष्क का। किसका? कनिष्क का राज चिकित्सक था, कनिष्क। चलिए, चरक किसका राज चिकित्सक था? तो वो कनिष्क का था। चलिए, अगला क्वेश्चन है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस दौर में पड़ी थी? तो नरम दल और गरम दल के बीच कहाँ फूट पड़ा था और कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था? कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। अच्छा, ये जो 1907 में फूट हुआ था नरम दल और गरम दल, ये 1916 में, कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों फिर से मिल गया था। और उस वक्त जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। अच्छा, अब ये जान लेते हैं कि नरम दल और गरम दल क्या था। तो हमारे जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था तो उसमें बहुत सारे नेता थे जो कि पुराने ख्यालात के थे। क्या थे? पुराने ख्यालात के थे। वो कुछ भी सोचते थे, वो सोचते थे आराम से, बात से, जो भी होगा हर चीज़ सिस्टम से किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे कुछ ऐसे नौजवान नेता थे जो कि सोचते थे अंग्रेज ये लात का भूत है ही नहीं, बात का भूत, सॉरी, ये बात का भूत है ही नहीं, ये लात का भूत है, इसको ज़्यादा